प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लेके आए हैं कक्षा 10 के लिए व्याकरण का सिलेबस। व्याकरण में अपने क्रिया, विशेषण, काल, कारक और वाच्य ये हटा दिए गए हैं। यानी ये जो टॉपिक हमने, एक तो क्रिया का, विशेषण, काल, कारक और वाच्य, ये अपने सिलेबस में से क्या है, हटा दिए गए हैं। अपने लिए जो बचे हैं वो है इस वर्ष के लिए समास, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। ये अपने सिलेबस में है 2020 के लिए, 2020-21 के लिए रहेंगे और ये हमने काट दिए गए हैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो आज अपन पढ़ेंगे, एक टॉपिक लेंगे समास, 1 बाय 1 करके। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए समास 2 टॉपिक में, 2 वीडियो में अपने समास हो जाएंगे, 2 में वाक्य शुद्धि हो जाएगी, लोकोक्ति और मुहावरे तो आपको सुनाने हैं और आप पढ़ भी लेना चाहिए। तो आज अपना पहला टॉपिक रहेगा समास का। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ अपन लेंगे तो होता है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास पास या नज़दीक। आस का मतलब होता है बैठना या आना। ठीक है, अब हो गया सम प्लस आस, यानी पास पास में बैठना या पास पास में लाना या पास पास में आना। किसको लाना है पास पास में? हम समास की परिभाषा करते हैं। देखो, समास 2 पदों के बीच से, 2 पदों के बीच से पदों या विभक्ति चिन्हों कारक चिन्हों का लोप करके एक नया यौगिक शब्द बनाया जाता है, इसे ही समास या समस्त पद कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, जैसे यथाशक्ति, इसका हम समास वगैरह करेंगे तो लिखेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब देखो, परिभाषा के अनुसार होता क्या है, 2 पदों के बीच से पदों या विभक्ति चिन्हों अथवा कारक चिन्हों का लोप करके एक नया यौगिक पद बनाया जाता है, इसे ही समास कहते हैं। यानी हमने शक्ति और अनुसार, इसके बीच से इसको गायब कर दिया, इसको हटा दिया और हटा करके इन दोनों को पास पास में लाए थे, है ना। यहाँ ये जो अनुसार है ये यथा का अर्थ दे रहा है,
हम शक्ति के यथा करेंगे तो ये अर्थ नहीं देगा, इसलिए हमने क्या किया, यथा का जो अर्थ देने वाला पद है वो यहाँ लगा दिया है अनुसार। अब इन दोनों से ये हटा करके हमने जैसे शक्ति और ये अनुसार, अनुसार का मतलब यथा होता है, तो इन दोनों को पास पास ला के अपने क्या बना दिया, ये यथाशक्ति बना दिया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, समस्त पद हो गया है ना, और ये हो गया इसका समास विग्रह, है ना। जैसे एक दूसरा देखते हैं, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर वह है ना। इसको यूं भी कर सकते हैं, लंबा है उदर, उदर जिसका वह, अर्थ निकलता है दोनों का ही गणेश जी। अब देखो लंबा और उदर, इसके बीच से हमने क्या कर दिया, जिसका और है, और ये हटा दिए हैं, वह भी हट गया है। तो इनको हटा करके हमने एक तो लंबा और एक उदर, तो ये दोनों पास पास में लाए तो लंबोदर बन गया। तो पास पास में लाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, समस्त पद कहलाती है, समास कहलाती है ना। और इसको समस्त पद के अंदर पुनः कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह और पदों को जोड़ते हुए यदि उसको दोबारा लिख दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, समास विग्रह। तो ये हो गई प्रिय विद्यार्थियों अपने समास की परिभाषा। छोटा प्रश्न ये आएगा, समास किसे कहते हैं, तो अपन ये करके आ सकते हैं। दो पदों के बीच से पदों या विभक्ति चिन्हों, कारक चिन्हों को लोप करके एक नया यौगिक शब्द बनाया जाता है, इसे ही समास अथवा समस्त पद कहते हैं, जैसे यथाशक्ति और लंबोदर। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, समास का विग्रह है। समास विग्रह किसे कहते हैं, जब समस्त पद को पुनः विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या पदों के साथ में लिख दिया जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है। अब आती है बात समास विग्रह की। तो समास विग्रह क्या होता है, जब समस्त पद को पुनः विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या पदों के साथ लिख दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे गगनचुंबी, इसका हम समास विग्रह करेंगे गगन को चूमने वाला। तो देखिए हमने गगनचुंबी के साथ में जो लुप्त हुए थे पद को है, वाला है, इनको लिख करके फिर से लिख दिया, इनको जोड़ करके, तो ये क्या हो गया, समास विग्रह। यानी समास विग्रह अपन मोटे तौर से देखें तो क्या है, बड़ा बना देना, उसके अंदर से हटाए गए शब्द हैं, पद हैं, वो जोड़ करके वापस लिख देंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। और समास विग्रह से पद हटा करके एक छोटा शब्द बना देते हैं तो इनको क्या कहेंगे, समास कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। तो ये तो हो गया अपना समस्त पद, इसको तो कहेंगे समस्त पद, और इसको कहेंगे अपन समास विग्रह। ठीक है, ये तो हो गई अपनी समास किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं समास के प्रकारों के बारे में। देखो प्रश्न आने की, सरल प्रश्न आने की संभावना ये बनती है, समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। देखो प्रश्न अपने ये आ सकता है, समास
किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। ये देखो ये, और ये प्रश्न भी अपने 4 नंबर का आएगा। तो कैसे कैसे आएंगे ये, 1 + 1 + 2, इस प्रकार से 4 नंबर का आएगा। तो हमें इसका उत्तर भी इसी हिसाब से देना है। 3 भागों में प्रश्न है तो 3 भागों में देंगे। और हमेशा ध्यान रखने का कि इंग्लिश मीडियम के चक्कर में यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ आंसर लिख देते हैं। अपनी हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ये उत्तर देना है। जैसे प्रश्न भी यहाँ लिखेंगे और ये उत्तर भी क्या लिखेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। समास किसे कहते हैं, अब अपन ने पढ़ लिया है। समास किसे कहते हैं कि जब 2 पदों के बीच से कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या पदों का लोप करके एक नया यौगिक शब्द बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। माना कि अपन इसको शुरू किया यहाँ लिखना, समास किसे कहते हैं, और आपकी ये लाइन भरा गई है और ये लाइन भी भर गई है इसको लिखने में। तो दूसरी लाइन इसके नीचे से नहीं सॉरी ये तो वो हो गया। अब यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, पूरा हो गया प्रश्न, ठीक है। अब करना क्या, बच्चा क्या करता है, समास किसे कहते हैं परिभाषा भी लिख देता है, इसके कितने भेद होते हैं वो भी इसके आगे से लिख देता है कि समास के 6 भेद होते हैं, यहाँ लिख देता है। नहीं भाई, इसने प्रश्न चेंज कर दिया है, ये अलग प्रश्न है तो हम इसको नीचे पैराग्राफ चेंज करके अलग लिखेंगे। इसके कितने भेद होते हैं वो हम फिर नीचे से यहाँ से लिखेंगे, इसके कितने भेद होते हैं। ये हो गया पूरा, मान लीजिए, ठीक है। अब नाम लिखिए, तो बच्चा क्या करता है, जगह खाली पड़ी होती है तो यहाँ से लिखना शुरू कर देता है। नहीं, यहाँ से नहीं लिखेंगे, हम नीचे फिर चेंज करेंगे। नाम लिखिए तो यहाँ लिखेंगे समास के निम्नलिखित भेद होते हैं, और फिर ये नीचे से लिखते हैं। 1 नंबर, अव्ययी भाव समास। 2 नंबर, तत्पुरुष समास। 3 नंबर, द्वंद्व समास। 4 नंबर, बहुब्रीहि समास। 5 नंबर, कर्मधारय समास। और 6 नंबर, द्विगु समास। ये अपने समास के नाम हो गया। आपका एक प्रश्न पूरा हो गया। समास किसे कहते हैं परिभाषा मैंने बता दिया आपको, वो लिख देना है। जहाँ भी खत्म हो जाए उसको छोड़ देंगे। इसके कितने भेद होते हैं, नई लाइन से लिखेंगे, इसके 6 भेद होते हैं। एक ये विशेष ध्यान रखना है, इसके 6 नाम है ना अपन हिंदी में लिखेंगे। लो आपको मैं बता ही देता हूँ। समास के ये 6 नहीं लिखना अपने को, यहाँ हिंदी का शुद्ध 6 है, ऐसे लिखा जाएगा। समास के 6 भेद होते हैं। हेलो, ठीक है। अब ये अपने समास के नाम आ गए, अपना प्रश्न पूरा हो गया है। समास किसे कहते हैं परिभाषा मैंने बता दिया आपको। इसके कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। नाम लिखिए, ये अपने नाम आ गए। अब देखो एक प्रश्न तो ऐसा बनेगा, एक ये बन सकता है कि प्रत्येक समास की वो एक परिभाषा मांग सकता है आपसे कि अव्ययभावी समास किसे कहते हैं, परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। एक प्रश्न नॉर्मल ये बनता है, ठीक है। ये नहीं बनेगा तो अपने को क्या देगा, एक वाक्य दे देगा या एक शब्द दे देगा। उसमें पूछेगा कि दिए गए वाक्य में कौन सा समास है। मान लो कि मुंबई की इमारतें गगनचुंबी हैं, है ना, मुंबई की इमारतें गगनचुंबी हैं,
जैसे प्रश्न ये बना दिया इसने, मुंबई की इमारतें गगन चुंबी हैं, रेखांकित पद में समास का नाम बताते हुए परिभाषा दीजिए। एक प्रश्न ये बनेगा। तो अपने को ये रेखांकित पद है गगनचुंबी, इसमें समास का नाम बताना है और उसकी परिभाषा देनी है। तो अपने को करना क्या है, जितना बोला है इतना ही करना है। गगनचुंबी अपन लिखेंगे, गगनचुंबी पद में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। इतना पूछा है, इतना बताया। अब नाम बताते परिभाषा लिखिए, तो हम नीचे परिभाषा दे देंगे। परिभाषा, ठीक है। ये अब परिभाषा के लिए देखो, इनकी सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। अव्ययभावी समास, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता हो और प्रथम पद समस्त पद अव्यय होता हो, उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययभावी समास कहेंगे। और इसमें प्रथम पद में लगभग उपसर्ग भी आते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और इसके दो पदों के माध्यम से कारक चिन्ह विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक नया समस्त पद बनाया जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसके माध्यम से प्रमुखतः और अथवा एवं या आदि का क्या है, लोप कर दिया जाता है। बहुब्री समास, बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, न तो पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा प्रधान होता है। इसमें अन्य ही पद प्रधान होता है। इसके शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके एक अन्य पद का अर्थ है वो लिया जाता है। बहुब्री समास का जैसे सामान्यतः जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं वो सारे बहुब्री समास में आते हैं। कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं और इसका दूसरा पद भी प्रधान होता है। ये कर्मधारय और द्विगु समास को कहते हैं कि तत्पुरुष समास का ही एक भाग माना जाता है। लेकिन अपने एनसीईआरटी की बुक में या अपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्याकरण है उसके अंदर 6 दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं, हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे। द्विगु समास में इसका दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची होता है और समस्त पद वो एक समाहार को दर्शाता है। ये द्विगु समास हो गया। तो अब एक प्रश्न यहाँ से यूँ बनेगा कि या तो सीधी इसकी परिभाषा पूछ लेगा कि अव्ययभावी समास की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, तत्पुरुष समास की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, तो अपन लिख देंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए कि जिस समास में दोनों, जैसे द्वंद्व का आ गया तो दोनों पद प्रधान होते हैं एवं जिसमें से और अथवा एवं किंतु आदि का लोप हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है ना। उदाहरण दे देंगे द्वंद्व समास के, माता और पिता है, रात और दिन है, लाभ या हानि है आदि। एक तो ये हो गया प्रश्न। इसको बदल करके ऐसा भी दे सकते हैं, पूरी लाइन दे देंगे, रेखांकित पद में समास का नाम पूछेंगे और इसकी परिभाषा पूछ लेंगे आपको। 2 प्रश्न। अब 1, 2 और 3 प्रकार के प्रश्न बन गए। चौथे प्रकार का प्रश्न अपने से पूछ सकता है वो कि अव्ययभावी समास और तत्पुरुष समास में अंतर बताइए, द्वंद्व समास बहुब्री समास में अंतर बताइए, कर्मधारय समास और अव्ययभावी समास में अंतर बताइए, द्विगु समास और बहुब्री समास में अंतर बताइए। तो दोनों की परिभाषा अपने को याद है तो अपन आराम से इसका कर सकते हैं अंतर भी, है ना। तो अंतर करने का देखो 2 सामान्य 2 तरीके हैं। एक तो जैसे अव्ययभावी समास तत्पुरुष समास की परिभाषा बताइए, तो बच्चा क्या करता है, अव्ययभावी समास की परिभाषा अव्ययभावी समास और तत्पुरुष समास में अंतर बताइए। तो एक तो इसकी परिभाषा लिख देगा और दूसरा तत्पुरुष समास की परिभाषा लिख देगा।
परिभाषा लिख के छोड़ देता है, भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है ना। अपन क्या करेंगे, ऐसी परिभाषा नहीं लिख करके इसको डायग्राम से इसका उत्तर देंगे, अच्छा रहेगा, सुंदर लगेगा और अच्छे अंक प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। जैसे कि अव्ययभावी समास और तत्पुरुष समास में अंतर बताइए, तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जैसे अंतर, है ना, अंतर डायग्राम बनाएंगे, ऊपर ही ऊपर लिखेंगे अंतर किसमें, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, इसमें अंतर है ना। कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएंगे इसमें, मूल रूप से 2-2, 3-3 अंतर बतानी है इसको, या तो वो दे ही देंगे कि 2 अंतर बताइए, 3 अंतर बताइए, बस बहुत है। अब यहाँ लिखेंगे नंबर 1 अव्ययभावी समास का पहला अंतर देखो, एक एक अंतर तो आपको अभी तुरंत याद करवा देता हूँ। देखो इसमें पद प्रधान होते हैं, अंतर ही है। अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं होता है, क्रमधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है। देखो एक तो ये हो गया अंतर। अब अव्ययभावी समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है और अव्यय समस्त पद अव्यय होता है, हो गया अंतर। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक विभक्तियों का लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है। तो एक एक तो अपन यही कर देंगे जगह। अव्ययभावी समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। एक तो ये हो गया। और क्या था अव्ययभावी समास की पहचान, इसमें प्रथम पद में लगभग उपसर्ग पाया जाता है। तीन प्रथम पद अव्यय होता है। एलो उधर लिख देंगे। दूसरा तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक विभक्तियां का उपयोग होता है। कारक चिन्हों का उपयोग होता है। इस प्रकार से अपन क्या डायग्राम बना करके उत्तर देंगे। किसी का भी पूछेंगे, चाहे बहुब्री समास का, द्विगु का पूछेंगे, द्वंद्व वगैरह क्रम का पूछेंगे, तो हम डायग्राम से क्या है उत्तर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रत्येक समास की परिभाषा और इसकी डिटेल्स है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी डाल दिया जाएगा।